नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेट। मैं शमशाद अनवर और इस समय हम सिल्लीगुड़ी में है। ये सिटी सेंटर है और यहाँ पे तमाम ये पूरा खचाखच भरा हुआ है। सिटी सेंटर चूँकि यहाँ इस इलाके का काफ़ी मतलब फेमस जगह है और यहाँ पे मतलब शाम को सारे यहाँ के नौजवान युवा लोग सारे लोग यहाँ जुटते हैं। थोड़ा सा इन लोगों से बात करते हैं कि इस समय बिहार ये पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहा है इस पर रुझान क्या है। सर, शुभ नाम आपका? संजय लोहिया। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम सिलीगुड़ी के हैं। सिल्लीगुड़ी के रहने वाले। बंगाल में चुनाव चल रहा है। बिल्कुल। कल मोदी जी आए थे। बिल्कुल आए थे। क्या कहा उन्होंने? भाई वो क्या कहेंगे, वो तो यही कह रहे हैं भाई दीदी को हटाओ और बंगाल को बचाओ। अच्छा। तो उनका कहना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, आप वोट देने जाएंगे, अभी वोट तो पड़ा नहीं है। 23 तारीख को है। फर्स्ट फेज का इलेक्शन 23 तारीख को है। किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट डालने जाएंगे आप? भाई देखिए, आज की जो जनरेशन है, आप जेन जेड बोलते हैं या जो भी बोलिए, मेनली बेसिकली ये लोग देखते हैं डेवलपमेंट। जेड में आते हैं? मैं 40 साल का हूँ, तो जो भी है मेन आज की जो जनरेशन है उसका मेन मुद्दा है एक तो डेवलपमेंट और एक नेशनल सिक्योरिटी। तो डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए हम वोट देंगे। अच्छा। आपको पता है सिलीगुड़ी आज इतना सेंसिटिव एरिया है। आज ये चिकन नेक कॉर्नर है और बड़ा ही सेंसिटिव, आज कश्मीर के बाद अगर इंडिया में कोई सेंसिटिव एरिया है तो सिलीगुड़ी है। तो उसको देखते हुए हम वोट देंगे। काफ़ी सेंसिटिव है ये। काफ़ी सेंसिटिव, यानी कि सुरक्षा और ये आपका विकास ये मुद्दा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मोदी जी तो उनकी भाषा थोड़ा सा अलग डिजाइन की होती है ना। देखिए वो उनकी थिंकिंग है जी भाई, जनता की जो थिंकिंग है वो उसी हिसाब से वोट देंगी और वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से वोट मांगते हैं। दीदी आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती है दीदी, बिल्कुल आ सकती है। पिछले 15 सालों में काम किया उन्होंने? भाई काम जरूर किया, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। दीदी ने वो काम किया। अगर आप सड़कें उड़ के देखेंगे तो आज गांव की भी जो सड़कें हैं सारी बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। पर जिस लेवल पे विकास होना चाहिए था मेरे हिसाब से उस लेवल पे विकास नहीं है। आज नॉर्थ बंगाल को वो बिल्कुल ही एकदम दरनिकार कर देते हैं। जी। आज एक फ्लाईओवर झंकार मोड़ में हमारे यहाँ 10 साल से बन रहा है। एक फ्लाईओवर बनाने में अगर एक गवर्नमेंट को 10 साल लग जाते हैं तो वो क्या विकास है। आज सेंट्रल का ये प्रोजेक्ट चल रहा है 1100 करोड़ का, 1.5 साल में, उससे 10 गुना लंबा प्रोजेक्ट है। 1.5 साल में उन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार कर दी है। मेरे हिसाब से 6 महीने में आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट चालू भी हो जाएगा। जी। तो वही चीज़ है, दीदी ने काम किया है पर जिस लेवल से नॉर्थ बंगाल में होना चाहिए था मेरे हिसाब से नहीं किया। क्यों सर, क्या मुद्दा होगा आप लोगों? मुद्दा तो सभी का विकास ही होना चाहिए। जी। डेवलपमेंट में ही वोट करना चाहिए लोगों को। अच्छी सरकार, सुरक्षा सबको चाहिए। और जिस हिसाब से भाई साहब ने बताया सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर का क्षेत्र है, तो यहाँ सिक्योरिटी तो मस्ट होना ही चाहिए। बॉर्डर फेंसिंग वगैरह के बारे में, घुसपैठियों के बारे में मोदी जो बोलते हैं उनका राइट है बोलने का, बोले। ठीक है, काम सभी सरकारें करती हैं लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है दिखता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बताया घुसपैठिया। तो इस समय तो घुसपैठिया बंगाल में होने चाहिए ना? हाँ, घुसपैठिया बंगाल में होना चाहिए ना। एक्चुअली में जब चुनाव जिस स्टेट में होता है घुसपैठिया उसी स्टेट में होता है। ठीक है, उनकी थिंकिंग होगी लेकिन तमाम तरह के तरीके हैं। अभी 90,000 जो लोग कटे हैं वो कहाँ से कटे? अगर नहीं थे तो कटे कैसे? अभी SIR का जो मुद्दा है, तो आपके बंगाल में SIR में काफ़ी लोग प्रभावित हुए होंगे ना? बिल्कुल हुए हैं। जो जेन्युइन है वो भी हुए हैं और जो जेन्युइन नहीं है वो भी प्रभावित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जेन्युइन नाम ही कटे हैं, जो घुसपैठी है उनके नाम नहीं है। ऐसे फालतू, पर वो डिस्क्रिपेंसी में जाएंगे, अगले इलेक्शन तक वो वापस आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि नाम कट गया तो कट गया। अभी तो सुनवाई होगी, जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो वापस आ जाएंगे, जिसके पास नहीं है वो निकल जाएंगे। और SIR में तो नाम सभी जगह कटे हैं। यूपी में भी 1 करोड़ कटे। आज डेट में एक मामला हमारे सामने आया है कि बेटा आर्मी से रिटायर हो गया और बाप साबित नहीं कर पा रहा है कि वो इंडियन है। तो डॉक्यूमेंट्स, बाप अगर आर्मी में भर्ती हुआ तो किस बेस पे भर्ती हुआ था, ये तो सोचने का मुद्दा है ना। बाप के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था तो बच्चा गया कैसे हुआ आर्मी में? तो इसका मतलब अगर विदेशी है तो आर्मी में जा रहा है तो हमारे देश की नाकामी है। घुसपैठिया अगर आर्मी में चला जाए तो ये तो मुद्दा सेंसिटिव है, ये तो जांच का विषय है, होना चाहिए। अगर बाहरी है बाप तो बेटा कैसे आर्मी में जाएगा? मेरे हिसाब से जो SIR का प्रोसेस है ये बड़ी ही आनन फानन में जल्दी किया गया इलेक्शन को लेके, और इसके कारण इसमें काफ़ी त्रुटि है जो कि इलेक्शन के बाद ठीक की जाएगी। अभी इलेक्शन को लेके इन्होंने फटाफट जो है एक लिस्ट तैयार कर दी ताकि वोट में दिक्कत ना हो, पर इसको जो है ठीक करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी नाम ऐसे हैं जो वापस आएंगे। 90 लाख में से मेरे हिसाब से 30-40 लाख जो है नाम वापस जुड़ेंगे, पर वो अब सब इलेक्शन के बाद ही होगा। अभी चूँकि उत्तर प्रदेश में SIR हुआ है
तो मैं देखा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो SIR हुआ तो नवंबर में दिसंबर में पूरा कंप्लीट किया गया, उसके बाद जनवरी तक उसका समय भी बढ़ाया गया। समय सीमा समाप्त होने के बाद से फिर 1 महीने बाद नोटिस भी आया, जिनका मतलब नाम कंफर्म नहीं हो पाया था उनका नोटिस आया था, और नोटिस के बाद से उसका भी समय सीमा रखा गया। वह समय सीमा आपने क्रॉस जब कर दिया या आप अपने फॉर्म डाला तो उसके बाद भी एक ऑप्शन आया कि यदि आप अगर लड़की है, अगर अपने मायके का नहीं दे पा रही है, अगर यहाँ का अगर उसका रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो या आधार कार्ड हो या हाई स्कूल का अगर अंक पत्र हो, मार्कशीट हो, वो अगर लगा दे तो हो जाएगा। लेकिन बिहार में इस तरह से कुछ भी नहीं। इलेक्शन के टाइम में ही पीरियड में वहाँ पे SIR हुआ, तो वहाँ पे कुछ कटा कुछ नहीं कटा, उसके बाद वहाँ टाइम नहीं मिला। अभी बंगाल में इलेक्शन टाइम में ही SIR हो रहा है। क्यों? बिल्कुल। अब ये तो देखिए गवर्नमेंट का भाई वो है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते भाई उन्होंने क्या टाइम चुना। ऐसा तो है नहीं कि बंगाल में लगभग 20 स्टेट में जो SIR हुआ है, अब उसी दौरान अगर बंगाल में इलेक्शन हो गया है तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते जी। भाई गवर्नमेंट ने तो 20 स्टेट में इलेक्शन SIR करवाया, अब उसमें एक बंगाल भी है। अब उसी दौरान बंगाल में क्यों, तमिलनाडु में भी तो इलेक्शन है, वहाँ भी SIR हुआ है, पर यहीं जो है ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। तो अब इसका कारण क्या है, ये तो जी वही जाने क्यों शोर शराबा हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से काम कर रही है, महिला सुरक्षा के मामले में सफल है या विफल है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे सिलीगुड़ी में, मैं कलकत्ता या मुर्शिदाबाद या मालदा देखने नहीं गया हूँ, हमारे सिलीगुड़ी में हर जाति के लोग हैं, नेपाली भी हैं, बिहारी भी है, बंगाली भी है, मुस्लिम भी है, और सब प्रकार के। और यहाँ काफ़ी शांत माहौल है, ऐसा कुछ मतलब सिलीगुड़ी शहर में जो है कोई भी असुरक्षा नहीं है। बाहर मैं देखने गया नहीं हूँ क्या है नहीं है, भाई मीडिया रिपोर्ट आती है, आज तक की रिपोर्ट आती है, डुआर्स एरिया में लोग भाई बच्चियाँ गायब हो रही है, नेपाल स्मगलिंग हो रही है, आज तक का एक सर्वे हुआ था। तो अब वो सब हम तो देखने गए नहीं, हम सिलीगुड़ी में रहते हैं, यहाँ हमारे पूरी सुरक्षा है, हमें कोई टेंशन नहीं है। रात को आप भी दे सकते हो, 8 बजे चाहे है, कोई भी लड़कियाँ हो कुछ भी हो, आराम से घूम रही है, खुले में घूम रही है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ। बाकी दूसरे एरिया का हमें पता नहीं। अच्छा, ये जो सड़क वगैरह ये बना हुआ है, तो ये 15 साल पहले जो कम्युनिस्टों का जब शासन था बंगाल में, उससे बहुत बेहतर है, उससे बहुत बेहतर है। सड़कें बहुत बेहतर है उससे, क्योंकि आज आप कहीं भी चले जाओ, पहाड़ में चले जाओ, दार्जिलिंग चले जाओ, कहीं भी चला जाओ, आपको मेटेस्टिक रोड मिलेगा। गांव में जो है सड़कें, हम डुआर जाते हैं, माल बाजार जाते हैं, उदलाबाड़ी कहीं भी जाते हैं, तो सड़कें बहुत अच्छी है, मैं नो डाउट ये नहीं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आप अनुभवी व्यक्ति हैं, हम एक बहुत बड़े फिलोसफर की बात मतलब कह रहे हैं, अगर नेता, एक पॉलिटिशियन अगर धर्म की बात करे तो देश के लिए वो खतरा होगा या सही होगा? मैं बताऊं, एक्चुअली वो देश के लिए तो खतरा है, लेकिन उसके लिए खतरा है जहां पब्लिक उस तरह से हो, राष्ट्रभक्त पब्लिक हो, तो वहां खतरा हो सकता है। जहां जिसको जगाना है, कोई राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में कौन सोच रहा है? हमारी जनरेशन जो है, देश के बारे में कितने % सोचने वाले लोग हैं? देश को विकास में मेरा क्या योगदान है? अगर हर आदमी जाग जाएगा तो अगर वो कास्ट वाइज अगर बात करता है तो फिर देशद्रोह है। लेकिन आज के दिन में हमको नहीं लगता है। देश विरोधी ताकतें इतनी तेज़ी से उभर रहे हैं, कभी सुनना है कोई किट टूल किट की तरह यूज हो रहा है, कोई कहाँ से यूज हो रहा है। विकास तो हमको दिख रहा है ना। आज के दिन में वंदे भारत जैसी ट्रेनें हमारे देश में, लड़ाई के तमाम हथियार हमारे देश में ऐसे जो खुद हम पैदा कर रहे हैं, वो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ बनेंगे। तो विकास तो हो रहा है, बट कास्ट वाइज जो आप बोल रहे हो, रिलीजन के बारे में अगर कोई बोले, नहीं, हमने रिलीजन तो की बात नहीं की, मैंने ये पूछा है कि एक नेता, एक पॉलिटिशियन जिसको राजनीति करना है, जिसको शासन चलाना है, अगर एक नेता के मुंह से जब धर्म की बात आए तो धर्म ये और धर्म सही है कि गलत है? नहीं, धर्म से राजनीति को आप अलग कर ही नहीं सकते। धर्म को राजनीति से आप अलग नहीं कर सकते। तो हमेशा से चला आज से नहीं, आजादी धर्म से ही राजनीति चलती है। धर्म जहाँ होगा वहाँ राजनीति क्या होगी? उनकी रोटी वहीं से सिकती है। धर्म जो है ना, वो राजनीति, धर्म से ही राजनीति है, राजनीति से धर्म नहीं है। श्रीमान जी, मुझे लगता है कि धर्म जीने का तरीका सिखाता है। वो तो सही है आपका, लेकिन वो हमको राष्ट्रभक्ति भी सिखाता है। आज अगर हम अपने घर के बारे में अच्छा सोचते हैं तो गांव के बारे में अच्छा सोचेंगे, गांव के बारे में अच्छा सोचेंगे तो देश के बारे में अच्छा सोचेंगे। ये तो हमारी सोच पे निर्भर करता है। ह्यूमैनिटी में आता है। हाँ, उसके ह्यूमैनिटी में आता है कि अगर हम धर्म के बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से अगर हम डरते हैं, तो एक वही सत्ता है, शक्ति है जिसका हम डरते हैं कि हाँ भाई कोई ना कोई एक पावर है जो इसको पूरा चला रहा है, और वो हमें धर्म से जोड़ता है। आप जिस पंथ में रहते हैं, आप उस पंथ की रक्षा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई पंथ गलत है, कोई पंथ से गलत होना चाहिए, लेकिन हर धर्म को अभी सर्तन से जुदा हम तो नहीं कह सकते। वैश्वदेव कुटुंबकम हमारा धर्म है, तो अगर इस तरह का अत्याचार होगा तो अगर हम
धर्म से जुड़े हैं तो हमको बोलना पड़ेगा, राजनीति उस पर करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बोला धर्म जो है ना, वो राजनीति जो है वो धर्म से है, राजनीति से धर्म नहीं है। तो सर धर्म लोकतंत्र के लिए घातक है क्या? धर्म लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है। धर्म लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है, और मैं इस बारे में टिप्पणी करने के लिए सही आदमी भी नहीं है। चलिए, मेरे हिसाब से घातक नहीं है। घातक नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी चूँकि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, इसके पहले बिहार में चुनाव हुआ है, इलेक्शन कमीशन वहाँ पे जिस तरह से अपना कार्य किया है, एक तरफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ था, वहीं मूक दर्शक बना हुआ है, अशोक रोड पे बैठ कर सिर्फ ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का काम देख रहा है इलेक्शन कमीशन, और वहीं दूसरी तरफ सरकार स्कीम लेके आती है 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में भेजने के लिए, ठीक। तो वहाँ इलेक्शन कमीशन चुप बैठा रहता है। इसके पहले गैर बीजेपी जो सरकारें रही हैं, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि इस तरह का कोई मामला हुआ तो इसमें वो चुप रहा हो, वो बोला है, उसने रोक भी लगाया, अंकुश भी लगाया। फिर इस सरकार में चाहे अभी जो बिहार में हुआ है, इलेक्शन कमीशन मुख दर्शक बना हुआ था, सरासर धांधली हुआ। तो शायद आपके पहले ही इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले ही स्कीम डिक्लेयर हुई थी। 10,000 वाली स्कीम थी, वो आचार संहिता के बाद नहीं, पहले लागू हो गया था। आप वॉच करो उसको, देखो आप, वो पहले लागू कर ही नहीं सकते। वो इलेक्शन डिक्लेयर से 10,000 डिक्लेरेशन के बाद में कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। हाँ, अपना मोनो वो देना है उनको, अपना क्या बोलते हैं उसको, जो अपना मैनिफेस्टो देना है उनको उसमें डाल सकते हैं। बाकी ऐलान नहीं कर सकते हम 10,000 अभी डाल देंगे, वो कर ही नहीं सकते। जैसे कि इलेक्शन पीरियड में जो पैसा भेजा गया उसका पहले नहीं भेजा गया था। नहीं, इलेक्शन के पहले ही वो घोषणा हो गई थी उसकी, तो वो डाल सकते हैं। ऐसे आज ममता बनर्जी भी जो है लक्ष्मी भंडार स्कीम या अभी ये जो यूथ स्कीम है उसका पैसा डाल रही है, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो वो तो फिर वो भी मोड ऑफ कंडक्ट है उसके अगेंस्ट में है। वो तो डिक्लेयर स्कीम का पैसा तो कभी भी आ सकता है, वो तो आज भी आ सकता है, कौन रोक सकता है? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपके हिसाब से क्या लग रहा है, बीजेपी आ रही है बंगाल में या फिर कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। कांटे की टक्कर है, काफ़ी कांटे की टक्कर है, कुछ नहीं कह सकते। मतलब कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं। आप कहेंगे दीदी आएगी, वो भी ज़रूरी नहीं है, मोदी जी आएंगे, वो भी ज़रूरी नहीं है, कोई भी आ सकता है। इस बार कांटे की टक्कर है, कोई भी आ सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, करीब हम 4-5 दिनों से बंगाल में है, पुरुष समाज जो है एंटी-टीएमसी हुआ है, और महिला समाज दीदी को लाइक कर रहा है। पहले से स्कीमें हैं उनके बारे में, इसलिए उसको लाइक करेंगे। तो ये तो इलेक्शन है, अपना विचार है। आज और कल मैं 2 दिन बैठा था, हालांकि हस्बैंड वाइफ थे, तो पत्नी कह रही हैं दीदी को आना चाहिए। यही तो लोकतंत्र है, मियाँ बीवी हैं दोनों अलग अलग वोट करें, यही तो उनके जो हस्बैंड है वो बैठ के सुन रहे हैं और हंस रहे हैं। आपने बिल्कुल भाई, वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। बिहार में 10,000 रुपया की स्कीम निकाली जी, तो उसका रिजल्ट आपने देखा होगा। तो महिलाओं को पटाना बड़ा आसान है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ममता बनर्जी का महिला होना क्या उसके लिए फ़ायदे की बात हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है फ़ायदे की बात, बिल्कुल है फ़ायदे की। भाई आज 15 साल से उसने भाई काफ़ी स्कीमें गरीबों को बांटी है, तो उसकी सहानुभूति तो मिलने का पूरा वो है ही। ठीक है भैया, धन्यवाद। जी सर, आप देख रहे थे लाइव स्टेट, और कैमरामैन अब्दुल खलील के साथ मैं शमशाद अनवर, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।